ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पुनः बीएससी पार्ट 3 बॉटनी में एक नया चैप्टर लेके आए हैं। ओव्यूल अर्थात बीजांड, बीजांड के संरचना और बीजांड के प्रकार, बीजांड किस प्रकार से निर्मित होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने एंकर की भी संरचना पढ़ी है। एंकर की संरचना पढ़ने के बाद में उसमें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जो जनन होता है वो कौन कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होता है, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो पुष्प होता है, पुष्प में दो पार्ट होते हैं, एक तो पुमंग होता है और एक जायांग होता है। पुमंग जो होता है वो नर जननांग को निरूपित करता है और जायांग जो होता है वो मादा जननांग को निरूपित करता है। पुमंग में जो मुख्य भाग होता है वो एंथर होता है, जो जनन में सहायक होता है, और जायांग में जो मुख्य भाग होता है वो अंडाशय होता है, अर्थात अंडक होता है। तो आज हम उसी अंडक की संरचना का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो जायांग जो होता है वो जायांग 3 पार्ट में बटा होता है। संपूर्ण जो जायांग की जो संरचना होती है वो ये होती है। उस जायांग में पुमंग जो होता है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं और जायांग जो होता है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। जायांग की यदि हम संरचना की बात करें तो ऐसी संरचना पाई जाती है। अब इस संरचना में यदि हम देखें तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं व्रतिकाग्र, व्रतिकाग्र। अब ये जो व्रतिकाग्र जो भाग होता है वो जायांग का सबसे ऊपरी भाग होता है। जो घुंडीनुमा जो संरचना पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्रतिकाग्र बोलते हैं। उसके नीचे हम बात करें तो एक नलिका रूपी ये संरचना पाई जा रही है, जो खोखली संरचना होती है। उस संरचना को क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल का मतलब क्या होता है, व्रतिका। अर्थात ये जायांग का जो दूसरा भाग है जो व्रतिकाग्र के नीचे पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्रतिका कहते हैं। उसके बाद में सबसे आधारी जो भाग होता है उसे हम ओवेरी, ओवेरी का मतलब क्या है कि अंडाशय। सबसे आधारी जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। एक कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो आज हम उसी अंडक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि जो बीजांड होता है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, बीजांड में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, और जो बीजांड होता है उसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। तो आज हम ये जो बीजांड की ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इस बीजांड की जो संरचना है वो एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बीजांड है वो कौन सा बीजांड है, प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड है, ये प्रतीप बीजांड है। जो बीजांड की जो आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है वो कौन सा बीजांड है, प्रतीप बीजांड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये बीजांड की संरचना है। सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा है, चेलेजा, यानी कि निभाग। चेलेजा जो भाग है, अब चेलेजा भाग कौन सा होगा कि बीजांड के ऊपर पाया जाने वाला जो रिक्त जो भाग होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, चेलेजा कहते हैं। तो चेलेजा की परिभाषा हो गई कि प्रतीप बीजांड के ऊपरी भाग पर जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं, चेलेजा कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, न्यूसेलस। न्यूसेलस, न्यूसेलस जो पार्ट है वो क्या है, चेलेजा के आंतरिक छोर पर जैसे जीव द्रव्य पाया जाता है, तो जीव द्रव्य की तरह जैसे भ्रूण कोश पाया जाता है, तो भ्रूण कोश के ऊपरी तरफ जो आवरण होता है वो किसका होता है, वो न्यूसेलस का होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं बाहरी तरफ, आपको ये आउटर इंटेगुमेंट अध्यावरण दिखाई दे रही होगी। बाहरी तरफ ये जो आपको ये जो परत दिखाई दे रही है ये परत क्या कहलाती है, बाहरी अध्यावरण। अब बाहरी
ये क्या करता है, जो बीजांड में पाए जाने वाले जो आंतरिक अंग हैं उन सभी आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का कार्य कौन करेगा, आउटर इंटेग्यूमेंट अर्थात बाहरी अध्यावरण इनका सुरक्षा का कार्य करेगा। आउटर इंटेग्यूमेंट के नीचे की तरफ एक अध्यावरण और पाया जा रहा है, उस अध्यावरण को क्या बोलेंगे, इनर इंटेग्यूमेंट। यानी कि आंतरिक जो अध्यावरण है वो आउटर इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ होता है। तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट दोनों ही जो अध्यावरण है वो आंतरिक अंगों की सुरक्षा का कार्य करते हैं। उसके बीच में यदि हम बात करें तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये जो रिक्त स्थान है आउटर इंटेग्यूमेंट्स के पास में, ये जो रिक्त स्थान है, खाली जो स्थान है उसको कहते हैं माइक्रोफाइल। माइक्रोफाइल क्या होता है, इसका रास्ता होता है जो संपूर्ण जो अंडाशय होता है उसका खुला जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, माइक्रोफाइल कहलाता है। माइक्रोफाइल के बाद में हम यदि बात करें तो एम्ब्रियो सेक अर्थात जो भ्रूण कोष है उस भ्रूण कोष में कुछ संरचनाएं पाई जा रही है, उस संरचनाओं को हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। उस संरचनाओं में हमें आपको ऐसी संरचना आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, ऐसी संरचना स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रही है जिसको हमने हरे रंग से नामांकित किया है। तो सबसे पहले हम यदि बात करें तो सबसे पहले जो बात करते हैं, इनके दोनों जो किनारे हैं उन दोनों ही किनारों पर 3-3 कोशिकाएं पाई जा रही है। तो सबसे ऊपरी छोर पर यदि हम बात करें तो एंटीपोडल सेल पाई जा रही है। संख्या कितनी है, 3 है। कौन सी कोशिकाएं हैं, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी जो कोशिकाएं हैं वो कितनी है, 3 है। उन प्रतिमुखी कोशिकाओं के बिल्कुल विपरीत 2 कोशिकाएं कौन सी पाई जा रही है, साइनेर्जिड। साइनेर्जिड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सहायक कोशिकाएं। क्या बोलेंगे, सहायक कोशिकाएं। ये सहायक कोशिकाएं होगी साइनेर्जिड कोशिकाएं। और इसके ऊपरी छोर पर बिल्कुल इनके पास में एक कोशिका कौन सी पाई जा रही है, एक सेल यानी कि अंड कोशिका पाई जा रही है। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं कितनी हुई, 3 हो गई। उसके बाद में इसके अपोजिट 2 कोशिकाएं सिनेर्जिड सेल हो गई और एक हो गया अंड कोशिका। और बीच में ये पाया जा रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, द्वितीयक केंद्रक। ये क्या हो गया, द्वितीयक केंद्रक। अब द्वितीयक केंद्रक की जो पोजीशन है, चूंकि हमारे को ये जो द्वितीय केंद्रक है ये अति सूक्ष्म होने के कारण केवल सिंगल ही दिखाई देता है, परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो इसकी जो व्यवस्था होती है वो 2 हमारे को दिखाई देते हैं। इसलिए इसको नाम क्या दिया है, द्वितीय केंद्रक। एक जो केंद्रक होता है उसमें जो डिवीजन हम करते हैं, जैसे हम द्विविभाजन के दौरान देखते हैं तो द्विनिषेचन जो होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, जो SG नवासी वैज्ञानिक ने दिया था, तो उसमें भी हम देखते हैं कि 2 बार निषेचन होता है। त्रिसंलयन जो प्रक्रिया होती है, डबल फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है, उसमें एक केंद्र क्या होता है, अंड कोशिका के साथ बनाता है और एक जो दूसरा जो केंद्रक होता है वो अन्य कोशिका के साथ फर्टिलाइजेशन क्रिया करके और निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो उसमें ये महत्वपूर्ण जो पहलू होता है। अब कई बार एग्जाम में इसमें इसकी जो व्यवस्था होती है उसके बारे में पूछा जाता है। तो व्यवस्था की यदि हम बात करें तो ये क्या होता है, इसमें हम देखें तो ये क्या होता है, 7 केंद्र की 8 कोष की ऐसी व्यवस्था इसकी होती है। तो ये कई बार छोटे छोटे या बड़े बड़े एग्जाम, जो कॉम्पिटिशन्स के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी जो पूछा जाता है कि एंटीपोडल अर्थात प्रतिमुखी या इसको प्रतिध्रुवी कोशिकाएं भी बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या 3 होती है। इसके अलावा एक सेल की संख्या क्या होती है, तो एक सेल की संख्या 2 होती है और एक सेल की संख्या 1 होती है। और सिनेर्जिड जो कोशिकाएं होती है वो कितनी होती है, वो 2 कोशिकाएं होती है। और केंद्रक कितने होते हैं, तो
केंद्रक हमेशा एक न होकर के केंद्रक की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इस प्रकार ये जो इसकी जो संरचना जो व्यवस्थित होती है, इस प्रकार से आंतरिक छोर पर ऐसी इसकी संरचना व्यवस्थित होती है। उसके बाद में कुछ और भाग हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। ये बाहरी तो छोर पर आपको दिखाई दे रहा है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो भाग होता है वो फ्यूनिकल भाग प्रतीप बीजांड का सबसे बाहरी जो आवरण होता है वह कहलाता है फ्यूनिकल। उसके बाद में ये जो अगला जो पार्ट है वो क्या है, हीलियम। हीलियम जो पार्ट होता है आंतरिक छोर पर एक रेखांकित भाग पाया जाता है, लंबी पट्टीनुमा संरचना होती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं। तो हीलियम जो संरचना है वो पट्टीनुमा संरचना है। फ्यूनिकल इसका बाहरी छोर पर जो पाया जाने वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, फ्यूनिकल कहलाता है। उसके बाद में हम देखें कि एक जो संरचना होती है उभारनुमा जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेफे बोलते हैं। तो ये जो रेफे की जो संरचना होती है वो यहाँ पाई जाती है। रेफे की संरचना इस प्रकार पाई जाती है। अब बात करते हैं, ये तो है हमारे प्रतीप बीजांड। अब प्रतीप बीजांड की ये जो संरचना होती है सेम वैसी ही जो संरचना है अन्य बीजांडों की भी होती है, परंतु कई प्रकार के बीजांड हैं। जैसे हम बीजांडों की बात करें तो ऋजु बीजांड है, प्रतीप बीजांड है, अर्ध प्रतीप बीजांड है, वक्र बीजांड है, अनुप्रस्थ बीजांड है, कुंडलित बीजांड है। तो कई प्रकार के बीजांड हैं, लेकिन केवल हमने आज केवल एक ही उदाहरण लिया है, प्रतीप बीजांड। तो ये प्रतीप बीजांड की जैसी संरचना होती है वैसी ही अन्य बीजांडों की संरचना होती है। तो आज हमने प्रतीप बीजांड या बीजांड की जो संरचना होती है उसका संरचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया है। आगामी क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।